बच्चों नमस्कार। आज बात करेंगे हम हाइड्रोकार्बन्स के निर्माण की, उनका जो प्रिपरेशन है वो कैसे करते हैं। देखिए, बहुत आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में, और उनको बनाने के लिए हम बहुत से विधियों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे केवल कुछ सामान्य विधियों का प्रयोग करेंगे जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए पहली विधि की बात करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। जैसा कि आप जानते हैं, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन के मध्य जो डबल बॉन्ड होता है, ये हमें ये दर्शाता है कि ये असंतृप्त है, यानी इनकी जो बैलेंस चीज हैं वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुई है। बैलेंस चीज को फुलफिल कर देते हैं तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में चेंज हो जाते हैं। तो हमें इसके लिए यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम इस क्रिया को हम हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, जिससे संतृप्त वसा बनती है। यहाँ पे हम छोटे हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है हमने एथेन का, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, और इसको हम पैलेडियम या निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस उस पर ऊपर से प्रवाहित करते हैं। इससे जो इसके बीच का जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है और दोनों की एक एक वैलेंसी हाइड्रोजन से संतुष्ट हो जाती है, और इस तरह से इसका हाइड्रोजनीकरण हो जाता है और अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन प्राप्त होता है। यहाँ पे जो निकेल पैलेडियम या प्लेटिनम का उत्प्रेरक है, ये आपको पता है कैसे काम करते हैं। ये अधिशोषण के द्वारा हाइड्रोजन को अपने पास रख लेते हैं और हाइड्रोजन और इन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अणुओं को पास पास में ला देते हैं। इसके फलस्वरूप एक रासायनिक क्रिया तीव्रता से हो जाती है। इस तरह से हमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम दूसरी विधि देखें। दूसरी विधि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एल्काइल हैलाइड से भी हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने मेथिल क्लोराइड लिया, तो इसकी हम जिंक और डाइल्यूट HCl से क्रिया के उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्राप्त करेंगे, तो ये CH4 बनेगा और ZnCl2 बन जाएगा, यानी Zn आयन के रूप में विलयन में रह जाएगा और मेथेन गैस बन जाएगी। यहाँ पे जो हेलोजन परमाणु है वो हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, क्योंकि हेलोजन परमाणु की बंधुता है वो धातु परमाणु के साथ ज़्यादा है। वो जिंक से अधिक क्रिया करती है, यानी जिंक क्लोराइड बना के अधिक स्थायी हो जाती है, इसलिए वो इससे निकल जाती है। इस तरह की जो क्रियाएं होती है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रतिस्थापन तो जानते हो ना क्या होता है। जैसे आपने खो खो का खेल खेला होगा। खो खो में जब जो रेसर होता है, जो चेजर होते हैं, कुछ लोग उसमें बैठे रहते हैं, कुछ दौड़ते हैं। तो दौड़ने वाले क्या करते हैं कि एक को खो बोलते हैं, तो वो उठ जाता है, उसकी जगह पे दूसरा बैठ जाता है। जस्ट इसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्लोरीन को खो दी, तो क्लोरीन दौड़ के कहाँ पहुँच गई, जिंक के पास। जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन इसमें मेथिल समूह के साथ जुड़ के मेथेन बना गया। तो इस तरह से एल्काइल हैलाइड के में से क्लोरीन को हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित करके हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे हैलाइड में आपका क्लोराइड भी होता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। एक दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, यह बोर्डज़अप क्रिया। जो बोर्ड्स नामक साइंटिस्ट ने दी थी, इनके नाम पे इसको हम बोर्डज़अप क्रिया कहते हैं। इस सब क्रिया में हम किसी एल्काइल हैलाइड को शुष्क ईथर में बने हुए विलयन की सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं, तो हमें उससे उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। इसमें बोर्डज़अप क्रिया में हमें ध्यान रखना होता है, यहाँ केवल सम संख्या में कार्बन वाली
एल्केन ही बनते हैं। यानी यदि हम इसमें CH3 लेंगे तो हमें CH3 बनेगा, यानी एक कार्बन वाला एल्केलाइड लेंगे तो हमें 2 कार्बन वाला एल्केन मिलेगा। यदि हम यहाँ पर 2 कार्बन वाला एल्केलाइड लेंगे, यानी एल्किल मूलक 2 कार्बन वाला होगा, C2H5 होगा, तो ये C4H10 बनेगा। इस तरह से ये दोगुने कार्बन वाला एल्केन बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे जब हम मान लीजिए यहाँ पे मेथिल ब्रोमाइड के 2 अणु क्रिया करते हैं सोडियम धातु से, तो जो सोडियम धातु है आपको पता है, सोडियम धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वृत्ति ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, इनमें हेलोजेंस में सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ये सोडियम और ब्रोमीन मिलकर सोडियम ब्रोमाइड बना लेंगे और एक वैलेंसी इस मेथिल समूह की खाली हो जाएगी, एक दूसरी वैलेंसी इस मेथिल समूह की खाली हो जाएगी, जो दोनों आपस में जुड़ करके और एल्केन बना लेंगे। तो इस तरह से हम इस जो बोर्ड क्रिया है इससे हमेशा सम संख्या में कार्बन युक्त एल्केन ही बनता है। तो जो बोर्ड क्रिया है परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से सुन लीजिए। शुष्क ईथरीय विलयन में एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु से अपक्रिया कराने पर उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। इनमें सम संख्या में कार्बन परमाणु युक्त एल्केन बनते हैं और सोडियम का हैलाइड निकलता है, विलयन में रह जाता है और ये गैस के रूप में बन जाती है। आप अगर मेथिल ब्रोमाइड लेंगे तो एथेन बनेगा, यदि आप एथिल ब्रोमाइड लेंगे तो ब्यूटेन बनेगा। इस तरह से दोगुने कार्बन युक्त एल्केन बनते हैं। यदि आपने असमान हैलाइड ले लिए तो ये हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए आपने मेथिल ब्रोमाइड एथिल ब्रोमाइड का मिश्रण लिया तो कितने चांस बनते हैं, यहाँ पे देखिए मेथिल मेथिल समूह जुड़ेगा तो एथेन बनेगा, एथिल एथिल समूह बनेगा तो ब्यूटेन बनेगा और एक एथिल एक मेथिल बनेगा तो प्रोपेन बनेगा। इस तरह से हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण प्राप्त होगा। एक और विधि की आप यहाँ चर्चा कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों की सोडियम या पोटेशियम लवण से इसकी क्रिया करा लेते हैं अपन। यहाँ पे हम सोडियम लवण लिया हुआ है, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है आपका सोडियम और एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, और इसका सोडियम लवण लें तो ये हो गया सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनोएट। IUPAC नाम होगा इसका सोडियम एथेनोएट और सामान्य नाम है सोडियम एसीटेट। इसकी हम सोडा लाइम से क्रिया कराते हैं तो मेथेन प्राप्त होता है और जो CO2 समूह है ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है वो, तो ये फिर बाद में क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। यहाँ पे देखिए एक बार फिर से देखिए, ये सोडियम एसीटेट हमने लिया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हुआ है सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब लाइम अर्थात चूना और सोडा मतलब कास्टिक सोडा। तो यहाँ पे कास्टिक सोडा और चूने का मिश्रण होता है, उसको मिला के बन करते हैं सोडा लाइम। कास्टिक सोडा यानी NaOH और लाइम यानी CaO, इन दोनों का जो मिश्रण होता है उसको सोडा लाइम कहते हैं। जब हम सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडा लाइम से कराते हैं तो मेथिल समूह अलग हो जाता है और इसमें मेथिल समूह मेथेन में बदल जाता है और बाकी सोडियम कार्बोनेट बन के निकल जाता है। इस तरह से ये बी कार्बोक्सिलीकरण होती है, इसमें एक कार्बन कम बनता है। तो यहाँ पे हम डिग्रेडेशन रिएक्शन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी हमें जब एक कार्बन कम करना होता है तो पहले हम उसको ऑक्सीकृत करके एसिड बनाएंगे और एसिड का सोडियम लवण लेकर के और उसका हम डीकार्बोक्सिलेशन करा देंगे तो हमें एक कार्बन कम वाला एल्केन प्राप्त होगा। एक और विधि की चर्चा की जा सकती है यहाँ पे, कोल्बे की विद्युत अपठनी विधि। कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण का विद्युत अपठन किया, उससे सम संख्या में कार्बन युक्त एल्केन प्राप्त होते हैं। यहाँ भी सोडियम एसीटेट अगर लेंगे, यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा अम्लीय विलयन लेंगे, यानी उसको जल में थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड मिला देंगे। इससे क्या होगा, उसका आयनाइजेशन अच्छा हो जाएगा
और इससे भी वही प्रोसेस होती है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, यानी एक CO2 समूह ये आपका निकल जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन निकल जाती है और यहाँ पे आपका एथेन प्राप्त होता है। इसमें आपका एक, जैसे आपने यहाँ पे मेथिल मूलक मुक्त हुआ तो यहाँ पे 2 मेथिल मूलक जुड़ के एथेन बना लेंगे, यानी इसमें भी संख्या में कार्बन युक्त एल्केन ही बनते हैं। इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण विधियां हो गई एल्केन के बनाने की।